हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक बार और केमिस्ट्री के एक्स्ट्रा क्लासेज में। आइए, हम लोग पीछे पढ़ रहे थे आवर्ती गुण। आवर्ती गुण में हम लोगों ने परमाणु त्रिज्या के बारे में अध्ययन कर लिया और परमाणु त्रिज्या को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और अवसारणी में परमाणु त्रिज्या किस प्रकार से वैरी करती है, उसमें किस प्रकार से परिवर्तन होता है, उनका अध्ययन हम लोगों ने कर लिया। आइए, आवर्ती गुण में अगले गुण को लेते हैं हम लोग आयनन ऊर्जा को। दोस्तों, आयनन ऊर्जा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इसकी सहायता से हम किसी भी तत्व के कुछ विशिष्ट गुणों और उसकी जो कुछ केमिकल प्रॉपर्टी होती है, उन केमिकल प्रॉपर्टी को ईजिली जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे उसका मेटेलिक नेचर, नॉन मेटेलिक नेचर है ना, उसकी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट अस्थाई होगी, उसकी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है अस्थाई नहीं होगी, कौन सा एलिमेंट किस ऑक्सीडेशन स्टेट में अधिक पाया जाएगा, किस ऑक्सीडेशन स्टेट में कम पाया जाएगा, उसका एसिडिक नेचर कैसा होगा, उसका बेसिक नेचर कैसा होगा, उसके जो ऑक्साइड होंगे उनके नेचर कैसे होंगे एसिडिक बेसिक के बेस पे, फिर आपका उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होगी, उसके केमिकल बॉन्ड कैसे होंगे, उसके केमिकल कंपाउंड्स कैसे होंगे, इन सभी गुणों का, इन सभी चीज़ों का, इन सभी फैक्ट का हम लोग एक्सप्लेनेशन केवल एक ही चीज़ से दे सकते हैं, वो हम लोग का आयनन ऊर्जा। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज का है, ध्यान दीजिएगा इस पर। हम लोग इसको बहुत ही आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आयनन ऊर्जा का मतलब क्या है? आयनन ऊर्जा, आयनन करने के लिए आवश्यक ऊर्जा। अगर हम किसी परमाणु को आवेशित करना चाहते हैं तो ये आवेशित करने की जो प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया का नाम है आयनन, है ना दोस्तों। किसी परमाणु को आवेशित करने के लिए जो हम लोग प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, उस प्रोसेस का नाम क्या है? आयनन, आयनन है। आइए दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट ये हम लोग का कोई परमाणु है, ये हम लोग का एक एटम है, एटम का नाभिक हो गया, इस एटम का ये बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन है। दोस्तों, आपका जो न्यूक्लियस होता है उसका फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन उसके हर इलेक्ट्रॉन पे होता है, बट हम लोग पीछे स्लेटस रूल पढ़े, उससे मालूम चला हम लोग को कि उसके अलग अलग कोशों में जो इलेक्ट्रॉन है उन पे नाभिक का इफेक्टिव फोर्स जो होता है कहीं कम कहीं अधिक भी होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण। लेकिन दोस्तों, जब हम किसी एटम को आयोनाइज करने की बात करते हैं, उसको आयनित करने की बात करते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब होता है या तो हम उस एटम को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं या फिर इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। ठीक दोस्तों, तो ये जो इलेक्ट्रॉन लेने और देने की जो प्रक्रिया होती है वो हमेशा कहाँ होती है? बाह्य कोश में। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होती है? बाह्य कोश से। तो आइए हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये आपका जो इस परमाणु का क्या है दोस्तों? बाह्य कोश है। बाह्य कोश, इसी को आप बोलते हो संयोजी कोश। संयोजी कोश। दोस्तों, इस संयोजी कोश के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन इलेक्ट्रॉनों पे नाभिक लगाया होगा, है ना, नाभिकीय बल, फोर्स ऑफ न्यूक्लियस, है ना, फोर्स ऑफ न्यूक्लियस। आकर्षण बल यहाँ पे काम कर रहा है, आकर्षण बल है, ठीक है, फोर्स ऑफ न्यूक्लियस, फोर्स ऑफ न्यूक्लियस। इस फोर्स ऑफ न्यूक्लियस के कारण इलेक्ट्रॉन इस नाभिक से बंधा हुआ है। दोस्तों, हम अगर इसको बात कर रहे हैं आयनन की, तो सबसे पहली बात, हमारा आयनन होगा कहाँ? जो आयनन होगा वो हमेशा, आयनन की घटना जो होती है वो बाह्य कोश में होती है। बाह्य कोश से प्रारंभ होती है, बाह्य कोश से प्रारंभ होगी। अगर बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन है तो अगला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम उसके अंदर वाले कोश में भी जा सकते हैं, लेकिन प्रारंभ कहाँ से होगी? वो बाह्य कोश से ही प्रारंभ होगी। ठीक है, इस आयनन के लिए हम क्या कर सकते हैं?
इस बाह्य कोश से क्या करेंगे दोस्तों, बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, बाहर, है ना, बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, बाहर निकालना। ठीक है दोस्तों, ये एक प्रकार हो गया बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। दूसरा प्रकार इसका क्या हो जाएगा, आपको उसको इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन देना। आप उसको इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं, तो वो भी इलेक्ट्रॉन कहाँ देंगे, बाह्य कोश में ही देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आयन का मतलब समझ में आ गया कि किसी परमाणु के बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालना, चाहे उसको इलेक्ट्रॉन देना। यहाँ पे हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकालने की बात हो रही है। किसी परमाणु को आयनित करना है तो हम दे करके क्यों करें आयनित, हम उसका ले करके करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम उस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हम जब उस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे तो हमें उसके जो आकर्षण बल है उसके विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि नाभिक बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन को अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बांधे हुए है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब जो नाभिकीय बल है, नाभिकीय बल है ना, नाभिक का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आकर्षण बल, आकर्षण बल किसका, न्यूक्लियस का, नाभिक का, नाभिक का जो आकर्षण बल है उसके विरुद्ध जो है ना, उसके विरुद्ध में क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कार्य करना पड़ेगा। यानी कि हमें कुछ ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर हम ये जो खर्च की गई ऊर्जा है उससे इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हैं तो हमारे नाभिक के अंदर कुछ, उस परमाणु के अंदर क्या है, कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। हमारा परमाणु कैसा हो, है ना। आयनन ऊर्जा ज्ञात करने के लिए, आयनन ऊर्जा ज्ञात करने के लिए परमाणु की स्थिति, परमाणु की स्थिति, आयनन ऊर्जा ज्ञात करने के लिए परमाणु की एक विशिष्ट स्थिति होती है। जैसे कि वह परमाणु कैसा होना चाहिए, विलगित होना चाहिए, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड होना चाहिए, है ना, आइसोलेटेड। और दूसरा जो उसके अंदर गुण होना चाहिए वह गैसीय होना चाहिए, गैसीय अवस्था में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आइए पहले इन दोनों टर्म को समझते हैं तो आयनन ऊर्जा को हम आसानी से समझ जाएंगे। विलगित का मतलब क्या होता है, आइसोलेटेड। अभी अभी जो महामारी का दौर गुजरा है उसमें आपने आइसोलेशन का नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, आप उसमें किसी को क्या है, बिल्कुल अलग कर दिया गया, किसी व्यक्ति को, किसी भी चीज़ को क्या है, उस समाज से, उसके सराउंडिंग से बिल्कुल अलग कर दें तो क्या हो जाएगी, वो विलगित। तो हमारा जो एटम है वो कैसा हो गया, विलगित, आइसोलेटेड हो गया। उसको हमने क्या किया, अलग कर दिया। दैट मीन्स हमारे परमाणु पे किसी भी प्रकार के अन्य परमाणु का कहीं भी किसी प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, न फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न रिपल्सन है, किसी प्रकार का वहाँ पे कोई भी बल कार्य नहीं कर रहा है इसके साथ, बिल्कुल वो स्वतंत्र अवस्था में है। ठीक दोस्तों, दूसरा बात क्या हो गया इसमें, गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था में क्या होता है, गैसीय अवस्था में जानते हो दोस्तों, आपके जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, बहुत अधिक होती है। और डिस्टेंस अधिक होने के कारण उनके मध्य किसी प्रकार का कोई भी न आणविक बल, न वांडरवाल बल, न ही किसी प्रकार का सहसंयोजन बल, न कोई आवेशी बल कार्य करता है। हमारे जो परमाणु है वो बिल्कुल आइसोलेटेड होना चाहिए, उस पर किसी प्रकार का बल कार्य नहीं करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉन निकालने चलते हैं। आप इसका इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो क्या यह नाभिक आपको इलेक्ट्रॉन निकालने देगा, कभी नहीं निकालने देगा, क्योंकि नाभिक ने इसके ऊपर क्या लगाया हुआ है, बल लगाया हुआ है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे आपने जो ऊर्जा खर्चा, इसमें क्या किया आपने, ऊर्जा खर्च किया, ऊर्जा क्या किया, खर्च किया, इसको बाहर
निकालने के लिए। तो इसी ऊर्जा को बोलते हैं हम लोग दोस्तों, क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा। तो अगर इसकी परिभाषा की बात करोगे आप दोस्तों, आयनन की परिभाषा क्या होती है, तो कह सकते हो सिंपल से वर्डों में, किसी विलगित गैसीय परमाणु से, किसी विलगित गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो न्यूनतम, कम से कम, न्यूनतम ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है ना, न्यूनतम ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है, लगानी पड़ती है, ठीक है दोस्तों, उसी को कहते हैं हम लोग आयनन ऊर्जा। उसको क्या बोलेंगे, आयनन ऊर्जा बोलेंगे। किसी भी विलगित गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, आयनन ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, आयनन ऊर्जा या फिर आयनन विभव भी उसी को कहते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल से, ये आपका कोई परमाणु है ए, इस परमाणु से हमने क्या किया, इसका परमाणु का ये देखिए, ये रूप था इसका, इस परमाणु में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, है ना, एक हो सकते हैं, एक से अधिक भी सकते हैं। इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, और जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। अब प्लस चार्ज तो आएगा ही आएगा दोस्तों। इसमें आपका एक काम और होगा, हमको इसमें ऊर्जा देनी पड़ेगी, यानी कि डेल्टा एच इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ पे ऊर्जा दी गई, इसलिए इस डेल्टा एच का मान कैसा है, धनात्मक है दोस्तों। ठीक है, और जब डेल्टा एच का मान धनात्मक है तो इसका मतलब क्या होता है, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया दोस्तों। इसका मतलब क्या हो गया, यार अभी आपसे पूछ दिया जाए कि आयनन, अगर किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो वह किस प्रकार की क्रिया है, तो वह किस प्रकार की क्रिया होगी, ऊष्मा शोषी क्रिया होगी, ऊष्मा शोषी क्रिया होगी। अब ऊष्मा के नाम पे अगर आयरन के बेस पे देखें, आवेश के बेस पे देखें, तो वह एक प्रकार की आयरन अभिक्रिया भी होगी, यानी कि वह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी है और एक क्या है, आयनन अभिक्रिया भी है, आयनन अभिक्रिया, दोनों आंसर दे सकते हैं हम लोग। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी है और क्या है, आयनन अभिक्रिया भी है दोस्तों। यहाँ पे जो ऊष्मा निकलती है उसको हम दो फॉर्म में देख सकते हैं। जो डेल्टा एच ऊष्मा हम लोग दे रहे हैं उसको, ठीक है, उसको दो रूप में देख रहे हैं। एक आपका, आप बोल रहे हो आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा कह रहे हो, और दूसरा आप उसी को आयनन विभव कह रहे हो, आयनन ऊर्जा और आयनन विभव। आयनन ऊर्जा क्या, आयनन ऊर्जा के फॉर्म में देखेंगे तो हम लोग उसी डेल्टा एच का जो मान है, उस डेल्टा एच के मान को हम लोग कह देते हैं किलो जूल प्रति मोल, इसका मात्रक हो गया, है ना। डेल्टा एच का क्या हो गया, ये मात्रक, डेल्टा एच मात्रक क्या हो गया, किलो जूल पर प्रति मोल। और यहाँ पे जो आयरन विभव होता है दोस्तों, उसको हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, एक परमाणु, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ये दोनों चीजें आपस में इंटरचेंज भी हो सकती हैं, ठीक है ना, इसको हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं दूसरे में, ठीक है दोस्तों। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन इसके अंदर, ठीक है। अगर मात्रक की बात कर देगा, डेल्टा एच की वैल्यू पूछ देता है कभी कभी कि इस अभिक्रिया में डेल्टा एच का मान होगा पॉजिटिव, नेगेटिव, है ना, जीरो, जो भी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, आयनन हो रहा है, तो हमेशा डेल्टा एच कैसा होगा, पॉजिटिव वैल्यू लिए होगा, ये पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू। ऊष्मा, ये अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है ना। इसी को दूसरे रूप में बोलेंगे तो यह क्या है, आयनन अभिक्रिया भी है, ठीक है। इसको दो रूप में देख रहे हैं, एक आयनन ऊर्जा के रूप में देख रहे हैं, एक आयनन विभव के रूप में देख रहे हैं। जब आयनन ऊर्जा के रूप में देखेंगे
तो इसका मात्रक हम लोग क्या लेते हैं, किलो जूल प्रति मोल, और आयनन विभव के रूप में लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम। ओके दोस्तों, तो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड gaseous atom is called ionization energy। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, है ना, जितना कम से कम ऊर्जा उसको रिक्वायर्ड है निकालने के लिए, है ना, ये सब याद रखना पड़ेगा हम लोग को। परमाणु कैसा है, विलगित है और गैसीय। ठीक है दोस्तों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर आगे बताते हैं आप लोग को। ठीक है दोस्तों, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, डिलीट कर दिया मैंने। अब आइए आयनन ऊर्जा को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। उससे पहले आयनन ऊर्जा को हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में आई से शो करते हैं। किससे? आई से शो करते हैं। और दोस्तों, जो अभी डिस्कशन किया हम लोगों ने, उसके बेस पे क्या कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं कि आयनन ऊर्जा क्या है दोस्तों। अगर ये कंक्लूजन निकाल लेंगे तो इसको प्रभावित करने वाले कारक को हम आसानी से समझ सकते हैं। तो कंक्लूजन निकल के आया कि आयनन ऊर्जा क्या है, दी गई ऊर्जा क्या है दोस्तों, दी गई ऊर्जा है। किसके वजह से दी गई, कहाँ दी गई, किसको दी गई। तो हम लोगों ने जो ये ऊर्जा नष्ट की, ऊर्जा खर्च की हम लोगों ने, यह ऊर्जा खर्च कहाँ किया हम लोगों ने, इस ऊर्जा को हम लोगों ने कहाँ खर्च किया, जो नाभिकीय बल था, है ना, जो नाभिकीय बल है, उस नाभिकीय बल के विरुद्ध, नाभिकीय बल के विरुद्ध खर्च किया आपने, नाभिकीय बल के विरुद्ध। जो आई है दोस्तों, ये क्या है, डेल्टा एच है, किस फॉर्म में, पॉजिटिव फॉर्म में है ना, और किस पे, किसके अगेंस्ट है, ये किसके अगेंस्ट लगा हुआ है, ये आपका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स है, इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स, उसी के अगेंस्ट लगा हुआ है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल, इसको आप देखो ध्यान से, बिल्कुल समझ में आएगा आपको। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, दी गई ऊर्जा है ना, किसके लिए दिया गया इसको, है ना, अगेंस्ट टू इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स, है ना, अगेंस्ट टू इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स। सिंपल सा, बहुत ही इजी वर्ड। अब अगर हमें आयोनाइजेशन एनर्जी को पढ़ना है तो हमें इफेक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस पढ़ना होगा। अगर हम इफेक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस को समझ रहे हैं तो दैट मीन्स हम आयनन ऊर्जा को भी समझ रहे हैं। अगर हम इफेक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस को बता सकते हैं तो हम वहाँ से आयनन ऊर्जा को भी बता सकते हैं। आइए दोस्तों, इसको फिर से एक डायग्राम से कंपेयर करते हैं। यहाँ पे आपका ये न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे इसके बाह्य कोश का ये इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके बीच में क्या लगा हुआ है दोस्तों, इसके बीच में लगा हुआ है इफेक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस। इफेक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस, हमें क्या करना है, इस इफेक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस को तोड़ना है, इस बॉन्ड को तोड़ना है। और तोड़ने के लिए क्या देना है हम लोग को, डेल्टा एच इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू में ऊर्जा हमको देना है, यहाँ पे एनर्जी देना है। तो अब ये जो दी गई एनर्जी होगी दोस्तों, है ना, ये जो दी गई एनर्जी है डेल्टा एच, डेल्टा एच जो दिया गया है यहाँ पे, किस प्रकार से इससे रिलेटेड है। आइए, ये जो फोर्स है जेट EF, है ना, इफेक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस, और यहाँ मैं लिख देता हूँ इस डेल्टा एच को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, आई बोल रहे हैं, तो मैं इसको यहाँ पे आई से इसको कर रहा हूँ। इन दोनों में क्या है ना, ये क्या है दोस्तों, समझ आया ना, नाभिकीय बल है, नाभिकीय बल है, और ये क्या है, आयनन ऊर्जा, नाभिकीय बल, है ना,
नाभिकीय बल और आयनन ऊर्जा। ध्यान इस पे है, ये बहुत ईजी चीज़ है, समझ जाएंगे आप बहुत आसानी से। ठीक है दोस्तों, तो अब बताइए, अगर ये बल अधिक होगा, अगर ये बल अधिक होगा, इसकी वैल्यू अधिक होगी, तो आयनन ऊर्जा हमें क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। अगर ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अधिक बल से खींचे हुए है, हम इलेक्ट्रॉन को उससे खींचना चाहते हैं, तो हमें जाहिर सी बात है, हमें न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अधिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाना पड़ेगा, हमें अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। यानी कि हमारा जो आयनन ऊर्जा है दोस्तों, वह इसके क्या है, प्रोपोर्शनल है। आयनन ऊर्जा क्या हो गया, नाभिकीय बल के प्रोपोर्शनल हो गया। अगर आपका नाभिकीय बल अधिक होगा तो आपकी आयनन ऊर्जा भी अधिक होगी। ठीक है, इसका मतलब हम कर सकते हैं ऐसे, I is proportional to ZEF, इफेक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस, इफेक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस। अगर इसमें से एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो इसमें क्या है, दूसरी क्वांटिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। इफेक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस बढ़ेगा तो आई भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इसको वाइस वर्सा कर सकते हो, इफेक्टिव है ना, प्रोपोर्शनल टू आई। आज जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आई भी क्या होगा, बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आई भी क्या होगा, बढ़ेगा दोस्तों। तो सिंपल सी बात है। अब इसी के बेस पे अगर हम ये बात करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं कि आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, तो आइए दोस्तों बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। फैक्ट अफेक्टिंग टू आयोनाइजेशन पोटेंशियल, फैक्ट अफेक्टिंग टू आयोनाइजेशन पोटेंशियल दोस्तों। तो आइए, कौन कौन से फैक्ट हैं, है ना, कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से फैक्ट हैं जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं किसको, आई को। कौन कौन से फैक्ट हैं जो इफेक्ट करते हैं किसको, आई को इफेक्ट करते हैं। तो वही फैक्ट इफेक्ट करेंगे, आयन ऊर्जा को, जो क्या है, इफेक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस को करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आयन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, तो उसमें सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि हम लोग अगर ये पीछे मुड़ के थोड़ा सा देखें तो जेड इफेक्टिव को, इफेक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस को कौन कौन प्रभावित किए थे, वही फैक्ट्स क्या हैं, आई को भी इफेक्ट करेंगे। तो आपने देखा था वहाँ पे पीछे कि जो आपका प्रभावी नाभिकीय बल है, इफेक्टिव न्यूक्लियस फोर्स, वो क्या था, प्रोपोर्शनल था किसके दोस्तों, ध्यान देना। ये प्रभावी नाभिकीय बल कब बढ़ा था, पहला बात ये था जब उसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज किया था। एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, के प्रोपोर्शन। इफेक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस क्या है, एटॉमिक नंबर के क्या है, प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब कि हमारा जो आई है ये भी क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा किसके, परमाणु क्रमांक के, तो की फैक्ट क्या निकल के आएगा दोस्तों, अगर हमारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा, है ना, अगर एटॉमिक नंबर क्या कर रहा है दोस्तों, एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो आई भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है तो आई भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। फैक्ट नंबर फर्स्ट।
ठीक है दोस्तों, सिंपल सी बात है, समझिएगा। एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा तो उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे क्या होगा, इफेक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो ये आपका फैक्ट नंबर 1 है। अगर आपका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, आइए फैक्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम लोग। दूसरा फैक्ट क्या है, आपका जो जेट इफेक्टिव है वह प्रपोर्शनल होता है 1 एटॉमिक रेडियस के, एटॉमिक रेडियस है ना, यानी कि परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या जितनी बड़ी होगी है ना, परमाणु त्रिज्या जितनी क्या होगी, बड़ी होगी, नाभिक का इफेक्टिव फोर्स क्या होगा, बाह्य कोश पे उतना ही कम होगा। तो नाभिक का जब बाह्य कोश पे बल कम हो जाएगा तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन निकलना क्या होगा, आसान हो जाएगा। हमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलना है, बाह्य कोश से निकलना है। और जब नाभिक का बाह्य कोश पे बल कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकलना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमारे परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तो आई भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये आपका जेड क्या है, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। परमाणु त्रिज्या बड़ी होगी, ठीक है, तो ये क्या होगा, कम होगा। जब ये कम होगी तो क्या होगा, अधिक होगा। यदि परमाणु त्रिज्या जब कम होगी, ठीक है, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, अधिक हो जाएगा, बढ़ेगा, उल्टा चलेगा, विपरीत चलेगा इसके। ठीक है, तो हम कह सकते हैं आई इज आल्सो proportional to 1 by atomic number, atomic number, atomic number। ठीक है, की फैक्ट यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, आई है, यहाँ पे क्या है, सॉरी एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस। आपका यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस जब बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा, तो ये क्या होगा, घटेगा, विपरीत इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो ये कीवर्ड याद रखिएगा, आई डिक्रीजेज व्हेन एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज, आई डिक्रीजेज व्हेन एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज, याद रखिएगा दोस्तों इसको। तीसरा फैक्ट क्या है दोस्तों, तीसरा फैक्ट आप ले लीजिए, शील्डिंग इफेक्ट ले लीजिए, है ना। आपका जो है इफेक्टिव जो फोर्स है न्यूक्लियस का, वो क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर बढ़ता है तो क्या होता है, अंदर वाले अगर इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश पे बल को कम करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, पीछे पड़ चुके हैं तो बल क्या होगा, कम होगा। यानी कि ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 by आवरण प्रभाव। शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, आपका जो इफेक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस है और आवरण प्रभाव क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सिंपल सी बात है, आई भी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा शील्डिंग इफेक्ट के आवरण प्रभाव के। ठीक है दोस्तों, तो आवरण प्रभाव को सिग्मा से दिखाते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका मतलब की बॉक्स क्या बनेगा इसका, अगर ये आई आपका है, ये क्या है, सिग्मा है, अगर सिग्मा बढ़ेगा तो आई क्या होगा, घटेगा। अगर आवरण प्रभाव बढ़ेगा, आवरण प्रभाव क्या होगा, बढ़ेगा, तो आई क्या होगा, घटेगा। क्योंकि जब बीच वाले इलेक्ट्रॉन नाभिक के बल को बाहर बाहरी कोश तक जाने ही नहीं देंगे तो बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन को निकलना क्या होगा, आसान हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका एक की फैक्ट हो गया। चौथा देख लीजिए दोस्तों, फोर्थ वाला, फोर्थ की फैक्ट क्या है। फोर्थ में सिंपल सा हम अगर देखें तो ये फोर्थ में हम कह सकते हैं कि एस, पी, डी और एफ,
एस, पी, डी और एफ। अगर बात करें दोस्तों कि हम जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं वो किस कक्षक से निकाल रहे हैं, वो कक्षक एस वाला है कि पी वाला है कि डी वाला है कि एफ है। तो दोस्तों आप जानते हो अगर ये हम लोग का न्यूक्लियस अगर है, ये क्या है न्यूक्लियस, तो यहाँ पे एस, यहाँ पे पी, ये डी और यहाँ पे क्या होता है एफ। इनकी ये क्रम है, इनको रखने का न्यूक्लियस से दूरी का क्रम है। यानी कि एस न्यूक्लियस के पास होता है, पी उससे दूर होता है, डी उससे दूर होता है और एफ क्या है सबसे दूर होता है। तो अब बताइए दोस्तों, अगर हम इलेक्ट्रॉन इससे निकालने जा रहे हो या फिर इससे निकालने जा रहे हो तो यहाँ पे क्या है फोर्स ऑफ न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या होगा अधिक होगा। तो यहाँ पे क्या होगा आई एस इज ग्रेटर देन, इसको आई पी बोल रहा हूँ, आई पी से क्या होगा अधिक होगा। आई पी का ग्रेटर देन किससे होगा आई डी से होगा और आई डी से कम किसका होगा आई एफ का। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आई एस का माने यस कक्षक के लिए आपका आई सबसे अधिक होगा और एफ के लिए आई सबसे कम होगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसका भी हम लोग देखते हैं कहीं कहीं कन्फ्यूजन होता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं हम लोग तो मालूम चल जाता है कि किस कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बता देते हैं कि हमारा जो कौन सा किस परमाणु के लिए आयन विभव अधिक होगा, किसके लिए कम होगा। ठीक है, पांचवा और लास्ट फैक्ट दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे तो जगह नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जगह नहीं बचेगी, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग पांचवें फैक्ट को आसानी से। ठीक है, जो आपका फैक्ट नंबर 5 है। पांचवा फैक्ट क्या है, पांचवा फैक्ट दोस्तों ये भी सिंपल फैक्ट ही है आपका, ये भी फैक्ट आपका सिंपल ही है। इसमें आपने पढ़ा होगा कि जो पूरे भरे हुए कक्षक होते हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना वो अस्थायी अधिक होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा मुश्किल होगा। जो आधे भरे हुए कक्षक होते हैं वो भी क्या होते हैं अस्थायी होते हैं, तो उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा मुश्किल होगा। लेकिन ऐसे कक्षक जो न आधे भरे हों न पूरे भरे हों तो उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा आसान होगा। इसका मतलब कि अगर आपका फुल फील्ड है ना, फुल फील्ड ऑर्बिटल है, फुल फील्ड ऑर्बिटल। ठीक है, सेकेंड में लिख दे रहा हूँ हाफ फील्ड, हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। और थर्ड क्या है नाइदर हाफ नॉर फुल फील्ड, नाइदर हाफ नॉर फुल फील्ड। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल सा समझ में आ रहा है कि अगर फुल फील्ड है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे अधिक मुश्किल होगा, हाफ फील्ड अगर है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा आसान होगा, अगर ना तो हाफ फील्ड है न ही फुल फील्ड है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान होगा। एक फिगर से देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए पी कक्षक कोई है तो इसमें 3 कक्षक होते हैं पी कोष में। अगर इसमें आपका कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो क्या हो गया ये फुल फील्ड हो गया। हाफ फील्ड का मतलब क्या हो गया कि अगर इसमें क्या है सब में 1-1 इलेक्ट्रॉन है, सब में क्या है 1-1 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो गया हाफ फील्ड हो गया स्टेबल। अब ये देखिए 2 स्थितियाँ हो सकती हैं, अगर इसमें 1 2 3 है ना ऐसे डाल दे, एक ये स्थिति हो सकती है न तो ये आधा भरा है और न ही पूरा भरा हो, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 है ना ऐसे हो गया। तो ये बात देखिए, ये न तो आधा भरा है और न ये तो पूरा भरा है, तो ये क्या होगा लेस स्टेबल होगा। क्या होगा लेस स्टेबल, अस्थायी होगा, अस्थायी। ये क्या होंगे अस्थायी होंगे, क्या होंगे अस्थायी होगा। ये भी क्या होगा अस्थायी होगा, इसमें अधिक अस्थायी होगा है ना। जो फुल फील्ड वाला है वो क्या होगा अधिक अस्थायी होगा, जो हाफ फील्ड वाला है क्या होगा कम अस्थायी होगा। न तो आधा भरा न तो पूरा भरा क्या है
सबसे कम स्थायी होगा। यानी कि अगर सिंबॉलिक फॉर्म में कहें, ठीक है, तो ये आपका फुल फील्ड वाला है। फुल फील्ड आयोनाइजेशन क्या होगा, सबसे अधिक होगा। उससे कम कौन होगा, हाफ फील्ड वाले का होगा, ठीक है। उससे सबसे कम किसका होगा, नाइदर हाफ नॉर फुल, ठीक है, नाइदर हाफ नॉर फुल, ठीक है, नाइदर हाफ नॉर फुल। ये इसका क्रम है दोस्तों, ठीक है। यानी कि ऐसे हम दिखा दें सीधे सीधे, तो यहाँ पे क्या है, आई घटते क्रम में, आई किस क्रम में है, घटते क्रम में। आई क्या है, घट रहा है, आई क्या हो रहा है, घट रहा है, घटता क्रम, घटता क्रम नीचे की तरफ है। तो ये 5 फैक्टर हैं दोस्तों जो क्या करते हैं, आयनन ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको सभी को एग्जाम्पल से हम समझेंगे तो बिल्कुल हर फैक्ट को फिर से एग्जाम्पल से समझाते हैं आप लोग को, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल डार्क हो जाएगा आप लोग को, ठीक है दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब देखिए, इसको प्रभावित करने वाले जितने भी कारक थे, उन कारकों को हम बिल्कुल एक लाइन में समझेंगे और एक लाइन में ही सभी फैक्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे, और उसमें जो बातें निकल के आएंगी उनको हम लोग क्या है, स्पेशल फैक्ट के रूप में भी देखेंगे। आइए देखते हैं, हम लोग का जो आवर्त में 2 ही चीज़ें हैं, एक तो पीरियड आवर्त है, एक क्या है, ग्रुप है। तो हम लोग का आवर्त क्या है, लेफ्ट से शुरू होता है, राइट की तरफ जाता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करते हुए। लेफ्ट से राइट की तरफ क्या है, इंक्रीज करते हुए जाता है, और सभी ग्रुप्स में आपके एटॉमिक नंबर नीचे की तरफ बढ़ते हैं और नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ते हैं। इतना आप अच्छे से जानते हो। आइए दोस्तों, मैं आपका फर्स्ट जो ग्रुप है, फर्स्ट ए है ना, उसको लिखता हूँ पहले ग्रुप को, और जो हम लोग का जो सेकंड आपका हम लोग का आवर्त है उसको लिखते हैं। उसी में सभी बातें लगभग आ जाएंगी, आ जानी चाहिए, आ जाएंगी, ठीक है। कुछ एक बातें रह जाएंगी तो मैं इसको अलग से बताऊंगा आप लोग को। सबसे पहले लिखता हूँ मैं फर्स्ट ग्रुप को, तो आपको आवर्त याद ही होगी। ये हो गया आपका फर्स्ट ग्रुप, और इसी को डी ब्लॉक को हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। और डी ब्लॉक वैसे भी था, फोर्थ से शुरू होता है हम लोग का, अभी सेकेंड को ही लिख रहे हैं। तो लिथियम हो गया, फिर क्या आएगा इसके बाद, बिरिडियम आता है, फिर क्या आएगा आपका, बोरान आएगा आपका, ठीक है। फिर कौन आएगा दोस्त, नाइट्रोजन आ जाएगा, बोरान को क्या आएगा, कार्बन आ जाएगा, फिर क्या आएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा, फिर आपका क्या आएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, फिर आपका क्या आएगा, फ्लोरीन आएगा, और फिर यहाँ पे आपका हीलियम आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नियॉन आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका 1 होता है, इसका आपका 2 होता है, ठीक है। इसका कितना होता है दोस्तों, 3, इसका 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। आइए, ठीक है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बनाते हैं, सभी चीज़ समझ में आ जाएंगी। इसका बनेगा आपका 2 और 1, ठीक है। इसका क्या बनेगा, 2 2 2 3 है ना। इसका क्या बनेगा दोस्त, 2 4 बनेगा, इसका 2 5 बनेगा, 2 6 2 7 एंड 2 8, ठीक है भाई। एक और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंस बनाते हैं, ये तो आपका ऑर्बिट फॉर्म हुआ, ठीक है। इसका बनेगा 1s, इसके लिए है दोस्त, ध्यान दीजिएगा इस पर, 1s2 है ना, 2s1। इसका क्या बनेगा, इसका बन जाएगा
1s2 2s2, इसका क्या बनेगा 1s2 2s2 2p1 बन जाएगा। इसके लिए बनाएंगे, इसके लिए कार्बन के लिए दोस्तों, कार्बन के लिए बनाएंगे तो क्या बनेगा 1s2 2s2 एंड 2p2 बनेगा। ठीक है, इसके लिए बनाओगे आप नाइट्रोजन के लिए तो बन जाएगा 1s2 2s2 2p3 बनेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए अगर आप ऑक्सीजन के लिए बनाते हो तो क्या बन जाएगा 1s2 2s2 2p4 हो गया 2p4। अगर आप फ्लोरीन के लिए बनाते हो तो क्या बनेगा 1s2 2s2 और क्या बन जाएगा 2p5 बनेगा। और अगर नियान के लिए बना देते हैं हम लोग यहाँ पे, नियान के लिए तो क्या बनेगा 1s2 2s2 और 2p6 बनेगा। ठीक है, इसका बनाएंगे तो 1s2 बनेगा और इसका बना देंगे तो 1s1 बन जाएगा। ठीक दोस्तों, इसमें बिल्कुल एक लाइन में समझने वाली बात है, ये समझ जाएंगे आप लोग बिल्कुल। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, ये क्या है 2s2 है। ठीक है दोस्तों, और ये आपका क्या है 2p1 है। ठीक है दोस्तों, और देखिए यहाँ पे देखा जाए तो ये आपका 2p3 है और ये आपका 2p4 है ना दोस्तों, और ये आपका 2p6 है। ठीक है, और यहाँ पे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये है, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों। ठीक है, सिंपल सा फैक्ट है, आप देख लो। ठीक है, इसका देखोगे तो ये आपका इसका 11 होता है, इसका 19 होता है, ऐसे है ना 37 निकल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसकी जो बनाया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसकी चर्चा कर लेते हैं तो सब कुछ समझ में आने लगेगा। सबसे पहले हम लोगों ने कहा था कि आपका जो I प्रपोर्शनल टू किसके है, आपका एटॉमिक नंबर के, एटॉमिक नंबर। ये हम लोग का फर्स्ट कंडीशन थी, फर्स्ट फैक्ट था। तो दोस्तों देखो, हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं जब, तो क्या हो रहा है एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। दैट मीन्स आपका 3 4 5 6 7 8 9 10 किसी भी आवर्स में जाएंगे तो एटॉमिक नंबर क्या होगा बढ़ेगा। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, आई क्या होगा इंक्रीज करेगा, आई क्या करेगा इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। आई क्या होगा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा दोस्तों, क्योंकि आपका एटॉमिक नंबर क्या कर रहा है, एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने का मतलब क्या हो गया कि इसमें आपका न्यूक्लियस का चार्ज क्या हो रहा है बढ़ रहा है, इफेक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इफेक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस बढ़ रहा है। जैसे समझेंगे हम लोग इसको, इससे अगर ये कोई आपका, अगर ये कोई नाभिक है इसमें आपका 2 प्लस है, ये कोई नाभिक है इसमें कितना 3 प्लस है, तो जाहिर सी बात है इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा ज़्यादा होगा, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। क्योंकि कोषों की संख्या क्या है समान है, 2 कोष इसमें 2 कोष इसमें क्या है 2 कोष है। ठीक है, दूसरा क्या था आपका, दूसरा फैक्ट था आपका एटॉमिक रेडियस पे, एटॉमिक रेडियस। तो आई प्रपोर्शनल टू क्या था 1 बाई एटॉमिक रेडियस, आई प्रपोर्शनल टू 1 बाई एटॉमिक रेडियस। तो 1 बाई एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या हो गया, एटॉमिक रेडियस अगर कम होगी तो आई क्या होगा बढ़ेगा। तो अभी आप बोल रहे हो दोस्त कि जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी छोटी होगी, एटॉमिक रेडियस छोटी होगी तो आई क्या होगा इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि फोर्स ऑफ न्यूक्लियस क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो एटॉमिक रेडियस छोटी होगी, आई क्या होगा बढ़ेगा। ठीक है ना। थर्ड वाला, थर्ड में आपने कहा था शील्डिंग इफेक्ट के लिए, आई प्रपोर्शनल टू है ना 1 बाई शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि जो अंदर वाले
है ना, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंदर वाले कोष के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बाह्य कोष पे नाभिक के प्रभावी बल को कम कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे केवल 2 ही कोष हैं, इसलिए इसमें क्या है, कोई शील्डिंग इफेक्ट नहीं आएगा। बट अगर हम नीचे जाएंगे, ठीक है, जैसे इसमें आ गए हम लोग, है ना, तो इसमें आपका जो पी वाले पे एस वालों का क्या होगा, थोड़ा सा शील्डिंग इफेक्ट प्रभावित करेगा उसको, ठीक है ना। तो वो एक डी वालों में उसका हम लोग यूज देंगे। अभी उसका एग्जाम्पल हम लेते हैं डी वाले का। जो डी ब्लॉक के तत्व होंगे उसमें ये शील्डिंग इफेक्ट क्या है, अधिक पाया जाता है, क्योंकि उसमें आपका अंदर क्या है, कई कोष आएंगे बाहरी कोष के भीतर, ठीक है दोस्तों। तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो आई क्या होगा, बढ़ेगा। चर्चा हो चुकी है इसके बारे में। फोर्थ वाला क्या था, फोर्थ वाला था आपका सिग्मा के लिए, है, शील्डिंग इफेक्ट हो गया, अब स्क्रीनिंग इफेक्ट हो गया। और आप कर सकते हो, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात इसमें हम लोग करने वाले थे कि आपका अगर जो एस पी डी एफ की बात हो रही थी कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में से निकाला जा रहा है, एस से निकाला जा रहा है कि पी से, कि डी से, कि एफ से, ठीक है दोस्तों। तो आइए इसमें देखिए, मैंने जो गोला किया है उसको ध्यान से देखिए। अब यहाँ से एस में से निकालना हो, पी में से निकालना हो, किस में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अभी देखिए, इसमें से निकालना होगा तो इसका क्या होगा, एस से निकलेगा, इसका क्या होगा, एस से निकलेगा, इसका क्या होगा, पी से निकलेगा, इसका भी किससे, पी से निकलेगा, इसका भी किससे, पी से, पी से, पी से, सबका क्या है, पी से निकलेगा, ठीक है दोस्तों। तो पी से निकालना आसान होगा, है, पी से निकालना आसान होगा क्योंकि आपका जो उसका डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस से क्या होता है, दूर होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप देखिए, इसमें अगर हम लोग बात कर रहे थे इसका क्या बोलते हैं कि पांचवा फुल फील्ड और हाफ फील्ड की, फुल फील्ड की और हाफ फील्ड की। यहाँ पे देखो दोस्तों, ये आपका 2s1 है, 2s1, इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2s2 है, 2s2 है, 2s2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे 2p1 है, तो p वाला में 3 होते हैं, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वही निकलेगा, बाहर से निकलेगा, सबसे पहले बाहर से निकलेगा। तो p वाला कितना है, एक ही है केवल, ये ना तो आधा भरा है ना तो पूरा भरा हुआ है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर हम देखेंगे तो हमारा रूल बोल रहा है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे ये इंक्रीज करता है। लेकिन अगर हम इस बोरान का बात करें और इस मीडियम की बात करें और बोरान की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा होगा। यहाँ पे क्या है, उल्टा होगा, क्योंकि इसका आपका P1 है, न तो आधा भरा न तो पूरा भरा, तो इसका क्या होगा, कम होगा, ऐसा क्या होगा, अधिक होगा। इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, इसका क्या होगा, अधिक होगा। यानी कि बी यहाँ पे जाएगा और बेरिलियम क्या है यहाँ पे, ठीक है ना। यानी कह सकते हो कि आई ऑफ बी इज ग्रेटर देन आई ऑफ बी, है ना दोस्तों। ये क्यों, फुल फील्ड और हाफ फील्ड की, ये फुल फील्ड है न तो हाफ फील्ड है, ना भी फुल फील्ड है, ठीक है दोस्तों। इसमें देखिए ये भी क्या है, न तो पूरा भरा न तो आधा भरा। लेकिन यहाँ पे देखें फिर आपका इसका अधिक होना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए, अधिक, इसका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन का बनाया हो तो P3 है, P का मतलब P3 का मतलब क्या हो गया कि इसमें 3 होंगे, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन। अगर आप ऑक्सीजन की बात करोगे तो इसके P वाले में क्या कंडीशन है, देखो 1 2 3 एंड ये 4 हो गया। अब ये तो आधा भरा है ना ही पूरा भरा हुआ है। तो बताइए इलेक्ट्रॉन निकलना किसमें से आसान होगा, इसमें से आसान होगा, इसमें से क्या होगा, मुश्किल होगा। तो देखिए यहाँ पर भी एक अपवाद की स्थिति आ रही है। इन दोनों में देखा जाएगा तो ये नाइट्रोजन यहाँ पे आएगा और ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा। दैट मीन्स आपका जो है ना, आयन का क्या होगा, आईओ से अधिक होगा, आईओ से अधिक। ऑक्सीजन से किसका, एन का आयन ऊर्जा क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए तो लास्ट में क्या है, इसका पूरा भरा हुआ है, इसमें से निकालना क्या है, मुश्किल है। तो ये आपका सबसे स्टेबल जाएगा, क्या जाएगा, सबसे स्टेबल इनके कंपेरिजन में। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या हम जो बताने जा रहे थे आपको, ये स्टार लगाया मैंने यहाँ पे, ये जो हीलियम है इसका सभी तत्वों में, है ना, सभी तत्वों में
सभी तत्वों में I क्या होता है, सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक। क्योंकि पहली बात तो ये कि यस वाला है, 2 गो है, पूरा भरा हुआ है, और दूसरा ये पहले नाभिक के पास ही ये है यहाँ पे यस, तो जिसकी वजह से उस पर क्या है, साइज छोटा है, पूरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर लगा हुआ है, आप बिल्कुल निकालना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो इसलिए इसका याद रखिएगा, हीलियम का जो है सबसे अधिक होता है। ठीक है, अगर ग्रुप की बात करें हम लोग, तो आपका जो फर्स्ट ग्रुप है इसका सबसे कम होता है, और जो आपका हीलियम या आर्गन प्रोटॉन है उसका सबसे अधिक होता है। तो किसी भी साड़ी में आपका जो लेफ्ट साइड में जो भी तत्व होगा उसका राइट वाले से क्या होगा, अधिक है, राइट वाले से अधिक एडिशन पोटेंशियल होगा। ठीक दोस्तों, तो आज के वीडियो को हम यहीं रोकते हैं, फिर अभी इसमें चर्चा करना बाकी है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो भी रह गए हैं उनको फिर अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है कि जो भी टॉपिक पढ़ाएं आपको, उस टॉपिक में कोई भी बात छूटने न पाए, हर एक उसमें जितनी भी चीज़ें हैं, हर एक बात है ना, जितनी भी चीज़ें उसमें आ सकती हैं, चाहे वो किसी भी कंपटीशन के स्तर पर पूछता हो, चाहे आपके एकेडमिक का स्तर हो, चाहे किसी कंपटीशन का स्तर हो, हर एक स्तर से जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, जिस जिस टॉपिक से है ना आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, हम लोग फिर इसका एक पार्ट और देखेंगे। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।